नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। CMICS में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में हमने हिमालयी अपवाह तंत्र के अंतर्गत 3 प्रमुख नदी तंत्र को पढ़ा था, जहां पर हमने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और वहां पर जाना था कि कौन कौन से प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत शामिल प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में जो फर्स्ट टॉपिक में आपने कुछ झीलों के बारे में भी हमें चर्चा करनी होती है, तो आज की क्लास में हम झीलों के बारे में भी एक मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को जाया किए। सीधा यहां पर मैं एक मेंशन करूंगा कि आपका प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को भी हम अगर दो भागों में विभाजित करें कि बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर लिखते हैं, अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियां, वहीं दूसरी ओर देखेंगे हम बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियां। ये एक वर्गीकरण इसलिए किया क्योंकि लास्ट ईयर आपका एक प्रश्न पूछा गया था, कुछ ऑप्शंस दिए गए थे और पूछा गया था कि पश्चिमी घाट से उत्पन्न होने वाली या उद्गमित होने वाली नदी कौन सी है। 3 नदियां थी जो पूर्वी घाट से संबंधित थी और बाकी एक नदी थी उसमें जो पश्चिमी घाट से संबंधित थी, जो कि बैतरणी नदी है। तो आज हम एक वर्गीकरण में देखेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में मुहाना बनाती है और कौन कौन सी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। लेकिन आपको कहां पर सीमित रहना है? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, हम क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम लूनी नदी को अपवाद में रखेंगे क्योंकि यह अरब सागर में अपना मुहाना नहीं बनाती है, यह कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लूनी नदी मेंशन करूंगा, लेकिन यह अपवाद। दूसरे नंबर पर साबरमती, देन माही, देन नर्मदा, इसके बाद ताप्ती, इसके बाद आप देखेंगे बैतरणी, फिर हो जाएगा आपका गोवा के अंतर्गत देखेंगे तो मांडवी नदी, फिर आप केरल में पहुंच जाएंगे तो केरल में आपको मिलेगा भरतपुजा, इसी का एक और नाम मिलेगा आपको पेन्नानी नदी, पेरियार और पंबा। ये प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदियां हैं। और इसके बाद अगर देखें बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदियां, तो सबसे ऊपर हम देखेंगे, यहां पर देखिएगा हुगली और दामोदर को हम किस अपवाह तंत्र के अंतर्गत देखा था? यह आ जाएगा आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत, क्योंकि एक गंगा वितरिका का निर्माण कर रही थी जिसे आप हुगली के नाम से जानते हैं। इसी हुगली की 2 सहायक नदियां हैं जो पश्चिम बंगाल में इससे आकर मिल जाती है और आपका उद्गमित होती है छोटा नागपुर के पठार झारखंड से। एक हो जाता है आपका अजय नदी और दूसरा आपकी हो जाती है दामोदर नदी। तो ये दोनों हमने देख लिया था। इसके बाद हम देखेंगे तो अगली नदी आती है आपकी स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। इसके बाद देखेंगे आप स्वर्ण रेखा के बाद महानदी, कुछ छोटी नदियां भी जिसको मैप में मैं बतला दूंगा। ठीक है, महानदी के बाद आप देखेंगे महानदी का मध्य प्रदेश से संबंध है, जहां पर एक सहायक नदी इससे आकर मिलेगी जिसका नाम हो जाएगा हसदो, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में 6 अपवाह तंत्र पढ़ते होंगे जिसमें महानदी अपवाह तंत्र को भी शामिल किया जाता है। भले ही यह महानदी का संबंध मध्य प्रदेश से ना हो, लेकिन इसकी सहायक नदी जो हसदो नदी है, यह हसदो नदी सहायक नदी बनती है महानदी की। ठीक है, तो महानदी के बाद देखेंगे गोदावरी, यहां पर लिखेंगे हम बैतरणी, वहां पर बैतरणी लिखा है। ठीक है, यह बैतरणी, ब्राह्मणी, इसके बाद में हो जाएगा आपका गोदावरी, गोदावरी के बाद यहां हो जाएगा आपका
पेन्नार नदी, पेनार नदी, ये पेन्नार है या पेनार है, या इसी को पानार भी कहा जाता है। इसके बाद आपकी हो जाएगी कृष्णा नदी, इसके बाद आपकी कावेरी, दो नदियां और है, एक हो जाएगी आपकी वैगई नदी या बैगई नदी भी कहा जाता है, ठीक है, और आखिरी आपकी ताम्रपर्णी नदी, ठीक है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट की सबसे दक्षिणतम नदी देखेंगे आप तो ताम्रपर्णी नदी आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियां जिसको आज की क्लास में हमें चर्चा करनी है, तो एक एक करके हम विस्तार से चर्चा करते हैं किस नदी के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें। एक प्रश्न तो आपके यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने वाली नदी कौन कौन सी है और अरब सागर में मुहाना बनाने वाली नदी कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक मैप लेते हैं और मैप के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन सी नदियां कहां पर मुहाना बनाती हैं, ठीक है। चलिए यहां से हम मैप ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका भारत देश, जहां पर हम कुछ प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी मैंने बतलाया था कि रांची के पठार से उद्गमित होती है। क्या कहा मैंने? यहां पर आप देखेंगे तो रांची के पठार से उद्गमित होती है और रांची के पठार से उद्गमित होने के बाद यह ओडिशा में प्रवाहित होती है। इसका नाम हो जाएगा स्वर्ण रेखा। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये स्वर्ण रेखा नदी के बारे में एक बात ध्यान रखना कि स्वर्ण रेखा नदी रांची के पठार से उद्गमित हो रही है, ठीक है, रांची के पठार से उद्गमित हो रही है स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद आप देखेंगे दंडकारण्य पठार के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो दंडकारण्य पठार या छत्तीसगढ़ बेसिन, आप देखिए छत्तीसगढ़ बेसिन, ठीक है, यहां पर क्या है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन। तो छत्तीसगढ़ बेसिन में सिंहवा क्षेत्र, इस सिंहवा क्षेत्र से नदी निकलती है आपकी कौन सी? महानदी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका महानदी। महानदी और स्वर्ण रेखा नदी के बीच में बुरहा ब्लांका एक नदी आती है जो ओडिशा की प्रमुख नदी है। क्या बोला मैंने? बुरहा ब्लांका, यह नदी है कहां की? ओडिशा की प्रमुख नदी है, ठीक है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो आपने यहां पे महानदी लिखा, महानदी को अपन थोड़ा नीचे मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहां पर हम पहले एक नदी पढ़ेंगे, ये यहां पर एक नदी आएगी आपकी ओडिशा के अंतर्गत ही है, जिसका नाम हो जाएगा ब्राह्मणी। यहां पर हो जाएगा आपका ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी के पहले बैतरणी, ठीक है, बैतरणी लिखा। इसके बाद यहां पर छत्तीसगढ़ में दो नदी आती है, एक का नाम हो जाएगा दक्षिण, देखिएगा दक्षिण कोयल, और एक हो जाएगी आपकी शंख नदी। तो शंख और दक्षिण कोयल नदी ये राउरकेला में आपस में मिलती है और राउरकेला में आपस में मिलने के पश्चात ये आगे बढ़ती है, तो इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी किन दो नदियों के मिलने से बनी है? तो एक दक्षिणी कोयल है और एक शंख नदी है, दोनों का संबंध छत्तीसगढ़ से है और दोनों ओडिशा में आकर मिलती है। तो यहां पर आपका क्या है? राउरकेला, ठीक है। तो मैंने कहा एक आपकी शंख नदी है और दूसरा आपका दक्षिण कोयल नदी है। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती है उस बिंदु को कहा जाता है राउरकेला, ठीक है। तो राउरकेला में दोनों आपस में मिलती है, फिर इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी, ठीक है। इतनी बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ब्राह्मणी नदी के बाद आगे चलते हैं। तो ब्राह्मणी नदी के बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपकी अब हम बात कर रहे हैं ओडिशा, ठीक है। महानदी ध्यान रखना, महानदी आपका मुहाना बनाएगी ओडिशा के तट पर ही, ठीक है।
तो महानदी ये मुहाना बना रही है यहां पर, ठीक है, ओडिशा के तट पर ही, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, महानदी, ठीक है। यहां पर कुछ नदियां लिखेंगे, फिर बड़ी नदी अपन अलग मैप में लेकर चल चलेंगे, ठीक है। तो महानदी नदी के बारे में अगर बात करें तो ये महानदी का उद्गम, ठीक है, जो महानदी है इसके उद्गम के बारे में देखें तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन के सिंहवा क्षेत्र से उद्गमित होती हैं और यह छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा में प्रवाहित होती हुई यह बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपका जगन्नाथ मंदिर इसी के तट पर, मुहाने पर, ठीक है, पुरी है आपका, जहां पर आपका जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। साथ ही साथ में एक और है यहां पर आपका जो ओडिशा की राजधानी है, ठीक है, ओडिशा की राजधानी आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका भुवनेश्वर, ठीक है। तो ये सभी आपका महानदी के मुहाने पर अवस्थित है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मैं गोदावरी नदी का नंबर आता है, तो गोदावरी को सिर्फ यहां पर मैं इंडिकेट कर रहा हूं, बाकी इसके बारे में अगला अपन एक मैप में अलग से इसकी चर्चा करेंगे। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, गोदावरी, यहां पर मेंशन कर देते हैं। अभी गोदावरी के बारे में विस्तार से नहीं बताया मैंने, ठीक है, सिर्फ गोदावरी नदी लिखकर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहीं पर आपकी यहां पर मिलेगा आपको पेन्नार नदी, फिर एक और नदी मिलेगी आपको जो कि आपका कहां पर है, ये हो जाएगी आपकी कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद पेलार नदी या पेनार नदी, ठीक है। इसके बाद आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, ये कावेरी। उसके बाद में आपका हो जाएगा वैगई, और फिर लास्ट में हो जाएगी आपकी ताम्रपर्णी। क्लियर है, ये सारी नदी यहां पे मेंशन कर दिया है। बस आपको ध्यान रखना है, सबसे दक्षिणी नदी अगर बात पूछे आपसे तो ताम्रपर्णी आपको बतलाना है, फिर वैगई नदी, फिर कावेरी नदी ऊपर, फिर उत्तर की ओर चलेंगे तो पेनार नदी, ठीक है। यहाँ पर दो शहर अवस्थित इसलिए मैंने मेंशन किया, बतला देंगे अभी। फिर कृष्णा नदी आपकी, फिर पेनार नदी है, फिर महानदी के ऊपर ब्राह्मणी नदी, फिर बैतरणी, फिर बुरहा ब्लांका, फिर स्वर्ण रेखा, उसके बाद में आप देखेंगे दामोदर, अजय, हुगली, ठीक है, ये नदी आ जाती है। अब यहां पर मैं गोदावरी नदी को मेंशन करूंगा। गोदावरी नदी के बारे में क्या प्रमुख बातें हैं, तो यहां पर एक मैप मैंने उसका ड्रॉ किया है, तो उसमें समझेंगे इसको। ब्राह्मणी नदी, एक सेकंड, ये कौन सी नदी है इसको देख लेते हैं। ये आपकी, इसको हटाते हैं, देखिएगा महाबलेश्वर। चलिए इस नदी को देख लेते हैं पहले। ये आपकी कौन सी नदी है, महाबलेश्वर से निकल रही है, जिसका नाम हो जाएगा कृष्णा नदी, ठीक है। ये कौन सी है आपकी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी अपवाह तंत्र। अब कृष्णा नदी अपवाह तंत्र के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी और कहां से उद्गमित होती है। मैंने आपको बतलाया होगा पहले कि यहां महाबलेश्वर जो है आपका, यहां पर हरिश्चंद्र पहाड़ी है,
हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी। ठीक है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी है। इसी के पास में आपका नासिक भी था, वहीं पर आपका एक महाबलेश्वर पर्वत है। क्या है? महाबलेश्वर पर्वत, ये लिखा हुआ है महाबलेश्वर पर्वत। इसी महाबलेश्वर पर्वत से आपकी कावेरी नदी का उद्गम होता है। ये कावेरी नदी अपवाहित होती हुई महाराष्ट्र में अपवाहित होती है, फिर इसका कुछ पार्ट कर्नाटक में जाता है। ठीक है, उसके बाद यह आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बना लेती है। ठीक है, कृष्णा नदी के बारे में मैंने बात किया है। ठीक है, अब जो ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की खास बातें भी है। जो कृष्णा नदी अपने को तीन बार दो भागों में विभाजित करती है, जिससे 3 द्वीप इसमें बनते हुए नजर आते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। 3 द्वीप कौन कौन से बनेंगे उसकी चर्चा तो हम खैर करेंगे ही सही, लेकिन इसकी सहायक नदियों के बारे में सबसे पहले चर्चा करें तो एक कोयना नदी हो जाती है सहायक नदी, जो महाराष्ट्र में ही इससे आकर मिलती है। महाराष्ट्र की एक अन्य नदी हो जाती है भीमा नदी। फिर आप देखेंगे मूसी नदी। ठीक है, मूसी नदी आपका तेलंगाना के क्षेत्र से आएगी। फिर मुन्नेरू नदी आएगी, और उसके बाद आप देखेंगे तो यह आपका आंध्रा तट के समीप। ठीक है, कहां पर कहा मैंने? आंध्रा तट के समीप यह अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बना देती है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, इसके बाद इसके दाईं ओर से राइट हैंड साइड से आकर मिलने वाली सहायक नदी हो जाएगी सबसे पहले एक घाट प्रभा, फिर मालप्रभा, फिर वर्णा, फिर पंचगंगा, फिर तुंग और भद्रा। ये कहां से आती है आपकी? ध्यान रखना, ये कर्नाटक से आती है। ठीक है, कर्नाटक से उद्गमित होने वाली तुंग और भद्रा नदी आपस में मिलकर तुंग भद्रा का नामकरण करती है। तो तुंग भद्रा नदी आपकी किससे आ जाकर मिल जाती है? कृष्ण नदी से जाकर मिल जाती है। और फिर इसके बाद इसकी दाईं ओर से मिलने वाली यही प्रमुख सहायक नदियां हैं, घाट प्रभा, मालप्रभा, वर्णा और पंचगंगा, तुंग भद्रा के साथ में तुंग भद्रा। ठीक है, तो ये सहायक नदी आपको ध्यान रखना है कौन किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर मैंने सारी चीजें आपको बतला दिया है। अब इसके बाद ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के बारे में किसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई हो जाती है 1401 किलोमीटर। फिर दूसरी बात करें तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी कावेरी नदी। ठीक है, अब इसके बाद कावेरी नदी के बारे में एक फैक्ट और यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर 3 द्वीप का निर्माण होता है। क्या कहा मैंने? 3 द्वीप का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह कि नदी जब प्रवाहित होती है तो 2 धारा में विभक्त होती है, फिर मिल जाती है, फिर आगे चलकर फिर से 2 धाराओं में विभक्त होती है, फिर मिलती है। ऐसे करके 3 बार यह ऐसा कार्य करती है कि 2 बार इस पर 3 द्वीप का निर्माण हो जाता है, 3 बार 2 धाराओं में विभाजित होने के कारण। तो सबसे पहले जहां पर विभाजित होती है तो वहां पर बनता है श्रीरंगम द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। फिर बनता है शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप। और ये दोनों द्वीप कहां पर है? कर्नाटक में। क्लियर हुआ? इसके बाद एक और बनता है श्रीरंगम द्वीप। ठीक है, यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं, एक बन जाता आपका श्रीरंगम द्वीप। ये कहां पर आपका? ये श्रीरंगम द्वीप हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, और यहां पर मैंने क्या मेंशन किया था? यह आंध्र तट यहां पर आपका तमिलनाडु में यह मुहाना बनाती है। कहां पर? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मुहाना बनाती है। या फिर आप कहें कौन सा तट? यहां पर आ जाता है आपका कोरोमंडल, एक मालाबार, एक कोरोमंडल तट है आपका, कोरोमंडल तट के समीप यह तमिलनाडु में अपना तमिलनाडु तटीय क्षेत्रों में मुहाना बनाती है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी बातें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, और इसी पर एक कृष्ण सागर भी, कृष्ण सागर आपको जलाशय मिलेगा। ठीक है, कृष्ण सागर जलाशय।
ठीक है, ये रखना। श्रीशैलम नागार्जुन बांध, हम बांध पढ़ेंगे तब अलग देख लेंगे। तो यहाँ पर श्रीशैलम नागार्जुन बांध भी बनता है, श्रीशैलम नागार्जुन बांध तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नदी आपकी, तो नेक्स्ट नदी हो जाएगी ये कौन सी, इसको उठाइए, चलिए त्र्यंबकेश्वर, ये है आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, गोदावरी। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, फिर से वही बात, यहां पर हरिश्चंद्र पहाड़ी है, हरिश्चंद्र पहाड़ी या पर्वत क्षेत्र, पर्वत श्रेणी, ठीक है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर एक पर्वत है यहां पर त्र्यंबकेश्वर पर्वत, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है और यह महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हुई आपका कुछ हिस्सा इसका तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद यह आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई आंध्र तट के समीप ही अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। आंध्र तट पर, आंध्र तट पर ही अपना मुहाना बनाती है और राजमुंद्री में चापाकार डेल्टा बनाती हुई है समुद्र में विलीन हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसका संबंध मध्य प्रदेश से भी आपका, ठीक है। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को आप बोलते हैं कि मध्य प्रदेश का एक अपवाह तंत्र है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, और इसी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहां पर आपकी वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा जैसी नदियां इसमें आकर मिलती है। देखिएगा, सबसे पहले बात करें पूर्णा नदी, ठीक है। इसके पहले एक और नदी है जिसका नाम हो जाएगा, पूर्णा नदी की सहायक नदी बनती है दूधना नदी, दूधना नदी, ठीक है। ये दूधना नदी किसकी सहायक नदी है, पूर्णा नदी की। फिर पूर्णा नदी फिर महाराष्ट्र में ही गोदावरी नदी से आकर मिल जाती है। बैतूल के वर्धन पर्वत से निकलती है वर्धा नदी, ठीक है, बैतूल से आ रही है आपकी, ठीक है। और एक पैनगंगा नदी यह सिवनी से आ रही है, वैनगंगा नदी भी आपका है बालाघाट से आ रही है, ठीक है। तो वैनगंगा की सहायक नदी हो गई है कौन सी, वर्धा नदी, ठीक है। और वर्धा नदी जैसे इससे आकर मिलती है तो इसका नाम हो जाता है प्राणहिता नदी। और वर्धा नदी की एक अन्य सहायक नदी हो जाएगी आपकी कौन सी, पैनगंगा नदी। तो वर्धा की सहायक पैनगंगा, फिर दोनों मिलकर ये वर्धा नाम होता है इसका। तो वर्धा नदी फिर किससे आकर मिल जाती है, ये वर्धा नदी वैनगंगा नदी में आकर मिलती है। ये वैनगंगा कहां से आ रही है आपकी, बालाघाट, ठीक है। और बालाघाट से पहले यह सिवनी से उद्गमित होती है, ठीक है, सिवनी से आती है, ठीक है, सिवनी, बालाघाट, फिर आपका वैनगंगा वहां से उद्गमित होती है और जैसे ही वर्धा नदी से आकर मिलती है तो इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। यह कालेश्वर बांध इसी पर यहां पर निर्मित है तेलंगाना में, और तेलंगाना में आकर यह अपना मुहाना बनाती है किसमें, गोदावरी नदी में, ठीक है। इसके बाद इंद्रावती नदी, मैंने कहा था यह दंडकारण्य के पठार से, दंडकारण्य का पठार, तो दंडकारण्य के पठार से उद्गमित होती है आपकी कौन सी, इंद्रावती नदी। बात करें तो यह हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ से उद्गमित हो रही है आपका, इंद्रावती दंडकारण्य का पठार भी आप बोल सकते हैं। तो दंडकारण्य के पठार से उद्गमित होकर इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी बनती है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो ये गोदावरी की सहायक नदी। फिर आपकी आ जाती है सबरी नदी, ये ओडिशा से उद्गमित होती है, कहां से, ओडिशा, ओडिशा से उद्गमित होती है सबरी नदी और गोदावरी की सहायक नदी बनती है। उसके बाद देखिएगा प्रावरा नदी, मूला नदी, मंजरा नदी, ठीक है, ये सहायक नदी बनती है आपकी गोदावरी की। तो गोदावरी की सहायक नदी में आप देखेंगे तो प्रावरा हो जाएगी, फिर आपकी हो जाएगी मंजरा नदी, मंजरा के बाद एक मूला नदी भी हो जाएगी। अब मूला के बाद में एक और इसकी सहायक नदी है जिसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा आपका मानेर नदी, मानेर नदी। तो मानेर नदी भी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये फिर आगे चलकर ये आपका राजमुंद्री के समीप यहाँ पर
चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है और बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। तो ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? गोदावरी नदी। तो बाईं ओर से और दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है उसके नाम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पूर्णा की सहायक नदी आपका हो जाएगी दूधना। फिर आप देखेंगे कि वर्धा की सहायक नदी हो जाएगी पैनगंगा, और वैनगंगा सिवनी बालाघाट से होते हुए जैसे ही वर्धा नदी से मिलती है इसका नाम हो जाता है प्राणहिता, और ये प्राणहिता नदी कालेश्वर बांध के समीप तेलंगाना में गोदावरी नदी से मिल जाती है। एक होती है इंद्रावती नदी, दंडकारण्य के पठार से उद्गमित होती है और ये गोदावरी की सहायक नदी बनती है बाएं तट से। और अंतिम सहायक नदी होती है आपकी सबरी, जो कि ओडिशा से उद्गमित होती है, आखिरकारी है आपकी गोदावरी नदी से मिल जाती है। दाईं ओर से देखें राइट हैंड साइड से तो प्रावरा नदी, मूला नदी, फिर मज्जरा नदी, और मज्जरा नदी के बाद आपकी एक मानेर नदी हो जाएगी जो दाईं तट से मिलने वाली प्रमुख बाईं ओर से आपकी दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये गोदावरी नदी के बारे में कुछ प्रमुख बातें थी। अब यहां पर देखिएगा इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है इसकी 1465 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक है। जल की मात्रा अधिक होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। ध्यान रखना, दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर अलग हो जाएगा। ठीक है, बात अलग हो जाएगी। तो दक्षिणी गंगा कहेंगे तो गोदावरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें जल भराव की मात्रा अधिक है, इस कारण इसे दक्षिणी गंगा कहा जा रहा है। लेकिन कावेरी नदी को, जो कि सदा नीरा नदी होती है, ये सदा नीरा नदी होने के साथ में इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि प्रदूषण के स्तर को देखा जाए तो गंगा से इसकी तुलना की जाती है और प्रदूषण के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब सीधा हम चलते हैं कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया आपका। ये कौन सी आपकी याद? चलिए, ये आपकी है कावेरी नदी। कावेरी नदी अपवाह तंत्र। कावेरी नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो कावेरी नदी की कुल लंबाई की अब बात करें तो सबसे पहले एक फैक्ट लिख देते हैं। तो कावेरी नदी की लंबाई है, इसकी लंबाई 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर इसकी क्या हो जाती है? कुल लंबाई। ठीक है, अब देखिएगा, आपने एक बात सुनी होगी, आपने नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई आपने एमपी में पढ़ते होंगे। ठीक है, 1311। ठीक है, तो 1311 है। अब देखिएगा यहां पर सबसे प्रायद्वीपीय खंड में आता है, प्रायद्वीपीय भारत में, लेकिन दक्षिण भारत कहा जाए तो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? कावेरी। नहीं तो ओवरऑल प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जाए तो चौथी सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो मैंने क्या कहा? प्रायद्वीपीय भारत की चौथी सबसे लंबी। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सबसे बड़ी आपकी क्या हो जाएगी? गोदावरी। गोदावरी के बाद क्या हो जाएगी आपकी? गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद नर्मदा, नर्मदा के बाद आपका हो जाएगा कावेरी। इसलिए मैंने कहा कि चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। यह आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उद्गमित होती है और ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बाद यह चली जाती है आपकी कहां पर? ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बाद आपका सीधा यह चली जाती है आपकी, सॉरी यहां पर मैंने एक चीजें मेंशन किया था,
ये 3 द्वीप मैंने यहां पर बताए थे आपको, तो ये 3 द्वीप यहां पर नहीं बनेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटाएंगे यहां से, इसको करेक्शन कीजिएगा, ठीक है। ये जो 3 द्वीप है आपके, ये कावेरी नदी पर बनते हैं, ठीक है, ना कि कृष्णा नदी पर, ठीक है। ये फैक्ट यहां से हटा लीजिएगा। अब यहां पर देखिएगा आगे, ये नदी आपकी कावेरी नदी, ठीक है। अब यहां पर वही बात पहले मेंशन कर देते हैं। तो मैंने कहा कि ये कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं में बंटने के कारण 3 द्वीप का निर्माण करती है। 3 द्वीप में सबसे पहले देखेंगे यहां श्रीरंगपट्टनम, फिर हो जाएगा आपका शिव समुद्रम, फिर हो जाएगा आपका श्रीरंगम। ये आपका कर्नाटक में है, ये भी आपका कर्नाटक में है, और ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का संबंध तमिलनाडु से तो है ही नहीं, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि आपकी जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हो रहा है, और यह 3 बार 2 मुख्य धाराओं में बंटकर फिर से मिल जाने के कारण 3 द्वीप का निर्माण करती है। पहला द्वीप श्रीरंगम, श्री समुद्रम और श्रीरंगम, और एक हो जाएगा रंगपट्टनम। शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम, ये 3 द्वीप का निर्माण करती है। तो तीनों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसकी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक से आकर मिलती है इसकी हंगरी नदी, एक हेमावती और एक शिमसा, ठीक है, शिमशा, और एक अर्कावती, अर्कावती, ठीक है। ये अर्कवती नहीं, अर्कावती है, अर्कावती नदी, ठीक है। और इसके बाद में आप देखेंगे ग्रैंड एनिकट, यहां पर आप देखेंगे तो ये एक सहायक नदी इसमें आकर मिल जाती है। दाईं ओर से देखें तो राइट हैंड साइड से लक्ष्मण तीर्थ हो जाएगी, काबिनी हो जाएगी, महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। सुवर्णवती हो जाएगी, भवानी हो जाएगी, मैयार और नोइल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये दोनों। फिर आपकी अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाती है। तो अमरावती जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप अमरावती बोलने के साथ आप वहां पर आंध्र प्रदेश में ना चला जाए, ठीक है। तेलंगाना की हैदराबाद राजधानी, और आपने देखा कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी अमरावती राजधानी है, ठीक है। तो अमरावती आप ये सोचकर वहां मतलब आप आंध्र प्रदेश में मत चले जाइएगा, ठीक है। तो अमरावती तमिलनाडु में इसकी सहायक नदी है, किसकी? कावेरी नदी की थी। कावेरी नदी की अमरावती, फिर नोयल, मोयार, भवानी, सुवर्णवती, काबिनी और लक्ष्मण तीर्थ। बार बार आप पढ़ेंगे तो ये चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। हरंगी, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, ये हो जाएगी बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, जबकि लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, मैयार, नोरियल, अमरावती, ये हो जाएगी राइट हैंड साइड से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। 3 द्वीप है, प्रायद्वीप भारत की चौथे सबसे बड़ी, और कावेरी की लंबाई 800 मीटर। एक और खास बात यहां पर लिखूंगा, दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है। सदा नीरा क्यों कहा जा रहा है? इसमें वर्ष भर पानी रहता है, इसमें वर्ष भर इसमें पानी रहता है, वर्ष भर पानी रहता है। तो ध्यान रखना, इसे ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा से पानी मिलता है। वहीं अगर बात करें शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून से पानी मिल जाता है इसको, ठीक है। इसलिए यह 12 ही महीनों, वर्ष के 12 ही महीनों में पूरी तरह से जल से लबालब भरी रहती है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी सदा नीरा नदी है, जिसका नाम हो जाएगा कावेरी नदी। तो ये महत्वपूर्ण बातें, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो अपने गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बारे में विस्तार से जान लिया है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहां पर मैंने बतलाया आपको, यहां पर एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये आपकी लूनी नदी, ठीक है, साबरमती,
इसके बाद में माही नदी, ठीक है, फिर आपकी आ जाएगी नर्मदा, फिर आपकी हो जाएगी एक ताप्ती, फिर मांडवी, ठीक है, यहीं पर आपकी हो जाएगी बैतरणी, ठीक है। मांडवी के बाद यहाँ पर आप देखेंगे भरतपुझा, या इसी का नाम है पेन्नानी नदी, पेन्नानी नदी, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर पेरियार, और फिर यहाँ आ जाएगी आपकी पेंबा, सबसे दक्षिणी नदी आपकी पेंबा। ये पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियां हैं, या पश्चिमी अरब सागर में आपका अरब सागर में मुहाना बनाने वाली प्रमुख नदियां हो जाएगी, ठीक है। तो लूनी नदी, ये लूनी नदी को कहा जाता है, इसके बारे में ध्यान रखना, लूनी नदी अंतः प्रवाही नदी है, जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ये अरावली पर्वत से इसका क्या होता है, उद्गम, ठीक है, अरावली पर्वत से उद्गम होगा, और अंतःप्रवाही नदी है, आंतरिक भागों में ही यह विलुप्त हो जाती है, किसी भी समुद्री भागों में अपना मुहाना, ना ही किसी अन्य नदियों में यह जाकर मिलती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे साबरमती नदी, ठीक है, गुजरात की अरब, यहाँ पर अहमदाबाद इसी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। और ये खंबात की खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी आपकी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद माही नदी है, आपको पता होगा धार से निकलती है ये, ठीक है। तो धार से माही नदी निकलती है, यह 3 राज्यों में प्रवाहित होती है माही नदी। तो 3 राज्यों में कौन कौन से, तो 3 राज्य आपके हो जाएंगे, एक एमपी, एक आपका राजस्थान, और एक हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। इन तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है माही नदी। यह राजस्थान में जाकर यू टर्न लेती है, फिर से गुजरात में आती है, गुजरात में आने के बाद यह खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बना लेती है। नर्मदा नदी के बारे में विस्तार से हम एमपी की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ताप्ती नदी भी वही है आपका, ठीक है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे महाराष्ट्र में बनी हुई है, ठीक है। उकाई जलाशय भी है, ठीक है। इसके बाद में बैतरणी नदी, बैतरणी नदी आपका अरब सागर में मुहाना बनाती है। मांडवी नदी ये गोवा में उद्गमित होती है, गोवा, ठीक है, गोवा की सबसे लंबी नदी है ये। फिर आप भरतपुझा देखेंगे, तो भरतपुझा केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की सबसे लंबी नदी, ठीक है। पेरियार, फिर आपकी आ जाएगी पेंबा। तो यह पश्चिमी या फिर आप कहे पूर्वी घाट, आपका ये हो जाएगा पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट से संलग्न है, और साथ में अरब सागर में मुहाना बनाने वाली प्रमुख नदियां हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रमुख नदियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब लास्ट में हम देखेंगे झीलों के बारे में, ठीक है। झीलों के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रमुख झीलों के बारे में हमें देखना है, कौन कौन सी झीलें कितना महत्वपूर्ण है, और किस झीलों के बारे में क्या खास बातें हैं। अच्छा, झीलों के बारे में कहा जाए कि झील जो होती है आपकी, तो झील के बारे में पूछा जाए कि आखिर झील चारों ओर से किससे घिरी होगी। तो झील की एक नॉर्मल परिभाषा आप बताएं तो इसमें आप कहेंगे कि झील ऐसा जलीय भूभाग है जो 4 ओर से आपका स्थलखंड से घिरा हुआ होगा। 4 ओर से क्या होगा, स्थलखंड से घिरा हुआ होगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, झील किसे कहा जाएगा कि जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरा हुआ होगा। तो झील के बारे में एक नॉर्मल परिभाषा आपसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, झील यह एक ऐसा जलीय भूभाग है जो चारों ओर से स्थलखंड द्वारा घिरा होता है। चारों ओर किससे, स्थलखंड से घिरा हुआ होगा, उसे झील कहा जाएगा। झील साधारण तौर पर देखें तो झील के प्रकार अगर देखें तो झील मुख्यतः तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक झील,
और एक होती है आपकी मानव मैन मेड झील। ठीक है, मानव निर्मित झील। क्लियर हुआ? तो दो प्रकार की झीलें होती है। अब मानव निर्मित झील सबसे बड़ी, जैसे कि आप गोविंद सागर झील के बारे में आपने सुना होगा, सतलज नदी पर निर्मित है, जिसके द्वारा इंदिरा सागर नहर निकाली गई है। राजस्थान में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो ये गोविंद सागर जो झील है यह आर्टिफिशियल है, यह मैन मेड लेक है, मानव के द्वारा बनाई गई झील है। और मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाएगी? आपकी गोविंद सागर झील। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको इस मैप को जूम करके आपको सारी चीज दिखलाऊंगा कि इसमें कौन कौन सी हो सकता है। आपको ये चीजें नहीं दिख रही होगी तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके मैं मेंशन भी कर दूंगा। तो मेरी वॉइस पे भी ध्यान रखिएगा किस झील के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें बतला रहा हूं, और उसके साथ में यहां पर मैं मेंशन भी कर दूंगा किस झील के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगले स्लाइड पर अपन इसको सारी चीजों को लेकर आ जाते हैं ताकि आपको जूम करके सारी चीजें दिखला देंगे। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कुछ झीलों के नाम यहां पर मेंशन है। यहां पर मैं एक एक करके नाम लिख देता हूं पहले, अगर आपको दिख नहीं रहा है यहां पे व्हाइट पेन से लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा सबसे ऊपर जो आपकी झील है, ठीक है, सबसे ऊपर आपको मिल रही होगी, यहां पर देखिएगा जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित आपका राज्य मान लीजिए। ठीक है, और अगर इसको दो भागों में बांट देते हैं तो जम्मू कश्मीर एक लद्दाख में बटा हुआ है और एक आपका जम्मू कश्मीर। तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें देखिएगा। सबसे पहले यहां पर एक झील है जिसका नाम हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील, ठीक है, वुलर झील। अब ये वुलर झील के बारे में देखा जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ी, यहां पर लिखा आपका कि भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। क्लियर हुआ? वुलर झील जो है ये आपके भारत में रहना है, और भारत के अंतर्गत ही बात करें तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? वुलर झील, जो कि आपका किसमें है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। फिर आप यहां पर देखेंगे ये आपकी डल झील है। कौन सी? डल झील। डल झील के बाद में आप देखेंगे जानसर झील, ये भी आपका कहां पर हो जाएगी? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, अब यहां पर एक और झील है जिसका नाम मैंने झेलम नदी के उद्गम स्रोत के आधार पर बतलाया था, जिसका नाम हो जाएगा, यहां पर मेंशन नहीं, हम लिख देते हैं, अनंतनाग झील। फिर एक और झील यहां पर देखने को मिलेगी जिसका नाम हो जाएगा बैरीनाग झील। तो मैंने आपको 5 प्रमुख झीलें का नाम बतलाया है, कहां पर? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। एक बैरीनाग झील और अनंतनाग झील का संबंध तो आपका झेलम नदी से हो गया। ठीक है, फिर आपका जानसर झील है, डल झील है और वुलर झील है। वुलर झील के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी कौन सी? वुलर झील। अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक पैगोंग त्सो झील, ठीक है, ये कौन सी मिलेगी आपको? मैं यहां पर लिख रहा हूं, पैगोंग त्सो झील। ठीक है, चाइना से लगा हुआ हिस्सा, इसलिए चाइनीज नाम आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। फिर आपको एक और झील मिलेगी लद्दाख में ही, जिसका नाम हो जाएगा त्सो मोरारी झील। ठीक है, यह भी आपका कहां पर हो जाएगी? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत। ये आपकी 2 प्रमुख झीलें जो आप कहां पर देखेंगे? केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख के अंतर्गत। अब हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर आपको दिख रही होगी, ये बॉर्डर हो जाएगी आपकी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश का। अब हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे 1 झील, 2, 3, 4 प्रमुख झीलें हैं। जिसमें ताल शब्द पीछे रहेगा तो वो सभी आपकी क्या हो जाएगी? जैसे कि सूरज ताल, ठीक है, चंद्रताल, इसके बाद नाको झील, ठीक है,
इधर हो जाएगी आपकी ये जो झील है, यहां पर इधर नाम लिखा हुआ है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में। तो सूरजताल, चंद्रताल, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी कहां पर, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है। सूरजताल, चंद्रताल, नाकोताल और एक हो जाएगी रेणुका ताल। उसके बाद उत्तराखंड में आप देखेंगे ये उत्तराखंड वाला हिस्सा, ठीक है। उत्तराखंड में यहां पर आपको देखने को मिलेगी प्रमुख झील, जैसे कि एक और ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में एक और झील हम मेंशन करेंगे यहां पर, उत्तराखंड में एक और झील है जिसे बोला जाता है सात ताल, सात ताल, खुरपकिया ताल, ठीक है। ये प्रमुख झीलें भी आपकी कहां हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में देखें तो देखिएगा नैनी झील, रूपकुंड झील, भीमताल झील, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी। और एक और ये जो सात ताल झील लिखा हुआ है, तो ये आपका कहां पर, उत्तराखंड के अंतर्गत देखेंगे आप, तो यहां पर आ जाएगा ये सात ताल, ठीक है। खुरपकिया ताल आपका हिमाचल प्रदेश में और सात ताल आपका हो जाएगा उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो यहां पर मिलेगा आपको राजस्थान में, देखिए ये राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। इसमें कई सारी झील है, देखिएगा एक एक करके। यहां पर लिखा हुआ है आपका ये सांबर झील, सांबर झील। इसकी खास बात क्या है, खास बात हो जाएगी सांबर झील का कि यह भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। मतलब इसे आप खारी झील केवल नहीं कहेंगे, जैसे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मैंने कहा कि आपकी वुलर झील हो गई, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील हो गई, लेकिन मैंने कहा कि सबसे ज्यादा नमक किसमें घुला हुआ है, सबसे ज्यादा नमक की मात्रा अर्थात उसकी लवणता, तो लवणता जल में उपस्थित नमक की मात्रा होती है, तो इस लवणता के आधार पर देखा जाए तो सबसे बड़ी झील हो जाएगी आपकी कौन सी, सांभर झील। उसके बाद देखेंगे आप तो यहीं पर आपको मिलेगी राजसमंद झील, ठीक है। यहां पर क्या कौन सी जाएगी आपकी, राजसमंद, यहीं पर लिख देता हूं मैं राजसमंद झील, ठीक है, राजसमंद झील। इसके बाद में आप देखेंगे पुष्कर झील, पुष्कर झील, ये भी आपका कहां हो जाएगी, राजस्थान में, ठीक है। इसके बाद नक्की झील, ठीक है। एक और इसमें एक झील है जहां यहां पर नाम लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगी आपकी जयसमंद झील, ठीक है। पिछोला झील भी इसी में है, पिछोला झील। तो पिछोला, जयसमंद, राजसमंद, सांभर, पुष्कर, नक्की, ये झीलें, और एक और हो जाएगी आपकी देबर झील। देबर झील भी आपकी कहां हो जाएगी, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पंचभद्र भी यहां पर मिल जाएगी आपको, पंचभद्र, ये झील भी आपकी कहां हो जाएगी, राजस्थान के अंतर्गत। तो ये प्रमुख झीलें हैं राजस्थान में, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है। यहां पर कुछ झीलें हैं, जितनी हमने यहां पर मेंशन किया उन सबके बारे में एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, वुलर झील, डल झील और जानसर झील और अनंतनाग और एक वेरीनाग झील है। और जहां पर हमें मेन बात ध्यान रखनी है वुलर झील के बारे में, ताजे पानी की सबसे बड़ी भारत की झील हो जाएगी वुलर झील। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में देखा तो सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, ये हो जाएगी आपकी कहां पर, और एक हो जाएगी रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में देखें सात ताल, भीमताल, रूपकुंड और नैनी झील आपकी कहां हो जाएगी, उत्तराखंड के अंतर्गत। राजस्थान की बात करें सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, जनसबंद, पिछोला और एक हो जाएगी आपकी देभर, पंचभद्र और एक लास्ट में हो जाएगी आपकी राजसमंद झील, ठीक है। यहां पर क्लियर है। अब यहां पर सिक्किम वाला क्षेत्र दिख रहा है, तो सिक्किम में आप एक झील देखिए, यहां पर दिखेगी आपको सोंगमो झील, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी कहां पर, सिक्किम में। उसके बाद आप देखेंगे
तो यहां पर मणिपुर में आपकी मिलेगी एक झील है जिसका नाम हो जाएगा लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील कहां पे होगी आपकी? मणिपुर के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर आपने देखा होगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, लोकटक झील के अंतर्गत ही है। तो यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जरूर चर्चा कर लेते हैं। क्या कहा मैं? लोकटक झील में आपका मिलेगा किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, तैरता हुआ नेशनल पार्क। ठीक है, किबुल लामजाओ लोकटक झील के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये उत्तर भारत के अंतर्गत जो राज्य है यहां पर प्रमुख झील है उसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया। आप एक नेक्स्ट मैप लेते हैं, उसमें नीचे वाला जो आपके दक्षिण भारत वाले राज्य है वहां पर कौन कौन से प्रमुख झील है उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा यहां पर। ठीक है, ये आपका गुजरात राज्य के अंतर्गत देखें तो यहां पर आपको एक झील देखने को मिलेगी जिसे कहा जाएगा नल सरोवर। ठीक है, यहां पर एक झील है जिसका नाम क्या हो जाएगा? नल सरोवर। ठीक है, इसके बाद आप महाराष्ट्र में देखिएगा। महाराष्ट्र में एक सबसे महत्वपूर्ण झील का नाम आपको याद रखना है क्योंकि वो ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से क्रेटर में बनी हुई एक झील है जिसका नाम हो जाएगा लोनार झील। लोनार झील यह भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो क्रेटर में निर्मित है, या फिर हम लिखेंगे ज्वालामुखी क्रेटर में निर्मित। ठीक है, निर्मित ज्वालामुखी क्रेटर में निर्मित भारत की एकमात्र झील है जिसे कहा जाएगा लोनार झील। और लोनार झील आपका कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहां पर कर्नाटक के तेलंगाना के अंतर्गत देखते हैं पहले दो झीलें, हुसैन सागर और उस्मान सागर। ये दो झीलें आपका तेलंगाना राज्य के अंतर्गत। एक हो जाएगा आपका हुसैन सागर झील और एक हो जाएगी आपकी उस्मान सागर झील। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश के तट पर आपको देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश के तट पर कोल्लेरू झील। ठीक है, एक प्रकार की लेगुन झील है। लेगुन झील क्या होती है? तो लेगुन झील के बारे में कुछ भारत में कई सारी लेगुन झील है जैसे कि बेमनाड झील के बाद में आप देखेंगे कोल्लेरू झील, पुलिकट झील। ये कैसी आपकी लेगुन झील। अब लेगुन झील किसे कहा जाता है? लेगुन झील जो होती है यह समुद्री जलाशय इसमें या समुद्री जल इसमें पाया जाता है। यह समुद्र का ही भाग होती है। जैसे कि मैंने कहा कि तटवर्ती क्षेत्र जैसे कि आपका यह तट है। ठीक है, अब तट में मैंने कहा कि यहां पर यह जलाशय है। ठीक है, अब यहां पर मूंगे की जमाव हो जाएगा। मूंगा चट्टान जो देखिए आपने, तो मूंगे के जमाव के कारण यह जो जली भाग है, जली भाग किसके अंतर्गत आ जाएगा? यह स्थली भाग के द्वारा पूरी तरह से घेर लिया जाएगा। और घेरने के बाद यह समुद्र का जली है। समुद्र छिछला जली भाग होता है, छिछला समुद्री भाग होता है। तो यहां पर जब एक झील बन जाती है, आसपास एक मूंगे के जमाव के कारण या मूंगे की चट्टान से यह प्रवाल भित्ति का जमाव हो जाता है, जिसके कारण जो झील बनती है उसी को कहा जाता है लेंगुन झील। ठीक है, लेंगुन झील। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। तो लेंगुन झील क्या होती है? समुद्री जल का ही भाग होता है जो छिछला जली भाग होता है और यह भारत के तटीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, अब लेंगुन झील कौन कौन सी है? यहां पर केरल में देखिएगा, केरल में कुछ झीलें हैं। बेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। कौन कौन सी? बेम्बनाड, अष्टमुदी, ये दोनों क्या हो जाएगी आपकी? बेम्बनाड और अष्टमुदी लेगुन झील। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप
तमिलनाडु के अंतर्गत। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की बॉर्डर पर एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित झील जो कि लेगू झील है उसे क्या कहा जाता है? पुलिकट झील। पुलिकट झील। तो पुलिकट झील की अवस्थिति हो जाएगी आपकी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर। कोलेरू झील के बारे में पूछा गया कि कृष्णा नदी तथा गोदावरी नदी के मध्य अवस्थित झील कौन सी है? तो हो जाएगी आपकी कौन सी? कोलेरू झील। ठीक है, तो कोलेरू झील के बारे में भी ध्यान रखना। मैंने यहां पर ये भी एक लेगुन झील है, पुलिकट भी एक लेगुन झील है, तो दोनों को हम लिख देंगे यहां पर लेगुन झील। ठीक है, एक और आपकी चिल्का झील है, ओडिशा में है। ठीक है, चिल्का झील जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। ठीक है, इसके बारे में लिख देते हैं कि भारत में खारे पानी की, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। ठीक है, अब दो झीलों के बारे में चर्चा और करना रह गया है। यहां पर दो प्रमुख झीलों के बारे में हम देखेंगे कौन कौन सी है वो। एक है आपका गोविंद सागर, गोविंद सागर झील। कहां पर ये जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध के पश्च जलाशय, पश्च जलाशय में निर्मित। जब आगे बांध बना दिया जाता है तो उसके पीछे जल इकट्ठा हो जाता है, और जल इकट्ठा होता है तो उसी को आप एक झील का रूप दे देते हैं। वही झील आपकी गोविंद सागर झील, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, या इसी को कहेंगे मानव निर्मित झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील। इसी झील से इंदिरा सागर, नहर निकाली गई है, जिससे राजस्थान में सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता होती है। ठीक है, तो ये गोविंद सागर के बारे में ध्यान रखना। इसी से मिलता जुलता एक नाम है गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, जैसे कि गोविंद सागर झील आपकी नदी है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी पर। उसी प्रकार गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है आपकी, ये हो जाएगी रिहंद नदी पर। और किस राज्य में है? यूपी में। यूपी का जिला देखिए तो सोनभद्र जिले के अंतर्गत देखने को मिलेगी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और यह भी कैसी झील है? कृत्रिम झील है। ठीक है, कृत्रिम झील। जैसे कि आप देखेंगे इंदिरा सागर है हमारे यहाँ पर, गांधी सागर है, तो ये भी कैसी झील है? कृत्रिम झील है। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखेंगे आप तो जितने भी जहां पर डैम का निर्माण होता है उसके पश्चिम जलाशय में झील का निर्माण होता है, उसे एक नया नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें थी, हमने झील के बारे में देखा। यहाँ पर मैप में आप देख लेते हैं, मैप में कुछ और छुटा हुआ तो देख लेते हैं, कोई झील बची हो इसमें। लगभग हमने सारी झील को कवर किया है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो हमने एक ही झील पढ़ा है, लोकटक झील, जहां पर किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो ऐसा दिखेगा आपको कि ये तैर रहा है। ठीक है,
कब सुबह मॉर्निंग में देखेंगे तो उसका द्वीप कहीं मिलेगा और फिर बाद में देखेंगे तो द्वीप वहां से कहीं अन्य स्थान पर देखता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब लोकटक झील में निर्मित राष्ट्रीय उद्यान आपको हो जाएगा किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे भारत का 13वां राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसलिए हम कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का या पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, या राष्ट्रीय उद्यान कहे तब भी किबुल लामजाओ, और झील के बारे में पूछा जाए तो लोकटक झील आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी झील नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, तो यहां पर हमने नदियों और झीलों का जो आपका पहला टॉपिक सिलेबस के अंतर्गत है, तो सिलेबस के पहले टॉपिक में आपका था पठार, पर्वत, पहाड़ी, नदियां और झील। ये पूरा पहला टॉपिक जो आपका है प्रीलिम्स के अंतर्गत देखेंगे तो ये हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, आज लगभग आपकी चौथी या पांचवी से कुछ क्लास है जिसमें आपने पूरा अच्छे से डिटेल में पूरा कवर किया है। कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे मुख्यतः वह देखेंगे हम यहां पर या तो वनस्पति वाला टॉपिक हम ले सकते हैं, या मृदा से संबंधित ले सकते हैं, या फिर हम जलवायु घटना को भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले अपन वनस्पति वाले टॉपिक को लेंगे। अगर मृदा वाला सेक्शन उसमें दिया हुआ तो मृदा पढ़ेंगे, अन्यथा उसको स्किप करेंगे। ठीक है, प्लेन्स में जो टॉपिक दिया है पहले उसको टारगेट करेंगे, उसके बाद बचा हुआ टॉपिक अपन लास्ट में एक्स्ट्रा टॉपिक के अंतर्गत उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्या खास बातें हैं यहां पर प्रीलिम्स की दृष्टि से, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।